नमस्कार दोस्तों। तो कहा जाता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो 2024 के इलेक्शंस में आपने देखा कि जो लोकसभा के चुनाव हुए वहां पर भी सेम कहानी रची गई कि जो एग्जिट पोल्स आए उसके उलट बिल्कुल रिजल्ट्स आए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम को समझना होगा। इस बार भी हरियाणा में इलेक्शंस हुए, असेंबली इलेक्शंस, और जम्मू एंड कश्मीर में। अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हरियाणा इलेक्शंस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वहाँ पर क्या ऑफसेट हुआ और क्यों ऐसा रिजल्ट आया जो कि एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट है। अब हरियाणा इलेक्शंस में पहले अगर आपको एग्जिट पोल्स बता दे तो एग्जिट पोल्स ने साफ साफ बहुत कंफर्टेबली दिखाया था, जितने तमाम एग्जिट पोल्स हैं सब ने यह दिखाया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहां पर दीपेंद्र हुड्डा जो है वो वहां के सीएम होंगे। मतलब पोर्टफोलियोज डिसाइड होने लग गए थे कांग्रेस के इनसाइड खेमे में कि कौन कौन सा मिनिस्ट्री लेगा। दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, ये कौन से मिनिस्टर बनेंगे, वो कौन से मिनिस्टर बनेंगे, फलाने ये बनेंगे, फलाने वो बनेंगे। तमाम उनकी अपनी डिस्कशन शुरू हो चुकी थी और ये बहुत जल्दबाजी कर दी थी उन्होंने। बीजेपी के लगातार जो बड़े नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, जिनकी बहुत पकड़ है अपने क्षेत्रों में, जैसे राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेता जो हैं, लोग लगातार 6 बार से कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी जीतते हुए आ रहे हैं। उनका कहना यह था कि भाई ये बहुत जल्दी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, पता नहीं एग्जिट पोल्स ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, पर हमें जो ग्राउंड पर लगता है कि बीजेपी बहुत कंफर्टेबली हरियाणा का चुनाव जीतेगी। अब ये दोनों तरफ से क्लेम हो रहे थे, लेकिन यहां पर एग्जिट पोल्स के बिल्कुल उलट यहां पर सारे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर बीजेपी को 48 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस को यहां पर 36 सीटें मिल रही हैं, आईएनएलडी 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर एक पार्टी थी जेजेपी, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, उसका सुपड़ा साफ हो गया है। दुष्यंत चौटाला इज दैट केस स्टडी इन दी हरियाणा इलेक्शंस, जिनके बारे में, जो कि सबसे तेजी से जिनका राइज हुआ और सबसे तेजी से अगर किसी पॉलिटिशियन का डाउनफॉल हुआ है तो वो दुष्यंत चौटाला हैं, जो कि अभी अपनी सीट ही नहीं बचा पा रहे हैं। वो अपनी सीट ही हार रहे हैं वहां पर, और बुरी तरीके से हार रहे हैं। 16-17 हजार वोटों से, जो लास्ट चेक किया था मैंने। अब वीडियो में आगे जाने से पहले ही हमें ये थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में, और इस प्राइस को ड्रॉप करके उन्होंने सिर्फ 24,999 कर दिया है। तो इस कोर्स फीस में आप अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, और इसमें आपको काफ़ी अच्छी फीचर्स मिलेंगे। और जो इंडिया की टॉप फैकल्टीज हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इस बैच में पढ़ाएंगी। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस कोर्स के बारे में आपको वीडियो के अंत में डिटेल में समझा दूंगा। तो अब आते हैं वापस से हरियाणा के इलेक्शंस के ऊपर। अब हरियाणा के इलेक्शंस में कहा जा रहा था कि ये जो पूरा चुनाव है ये 3 मुद्दों के अराउंड इर्द गिर्द घूम रहा है, एक जवान, एक किसान और एक पहलवान। अब ये 3 मुद्दे जवान, किसान, पहलवान के क्यों बताए गए? क्योंकि जवान, किसान, पहलवान मतलब कि जवान यानी कि अग्निवीर योजना, उससे जोड़ के देखा गया कि जवान जो है, मतलब जो लड़के जाना चाहते हैं आर्मी में, उनके लिए बहुत ये बुरा हुआ है अग्निवीर योजना, और वो लोग जो है वो उसका वोट एंटी बीजेपी वोट जाएगा। उसके बाद दूसरा जो था किसान, जो कि किसान आंदोलन हुआ पूरे हरियाणा में, काफ़ी उसका जो चर्चा रही। तो किसान आंदोलन को कहा जा रहा था किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, काफ़ी सीट हारेगा बीजेपी। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो हुई अभी रिसेंट में, पहलवान कंट्रोवर्सी हुई, यानी कि विनेश फोगाट, बड़ी बड़ी जो पहलवान थे जिन्होंने रैली किया था बीजेपी के बड़े लीडर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और फिर उसके बाद डब्ल्यूएफआई की जो प्रेसिडेंट को लेकर के पूरी झगड़ा, लड़ाई, वो सारी चीज़ें चली थी। बृजभूषण सिंह ने अपना आरोप लगाया था कि लोग कांग्रेस से मिले हुए हैं। उसके बाद फिर ओलंपिक्स वाली कंट्रोवर्सी, तमाम चीजें होती हैं। तो मतलब कहा गया कि जो रेसलर्स हैं, जो कि हरियाणा से काफी रेसलर्स आते हैं, हरियाणा पहलवानों की धरती है, वहां पर इस चीज का इंपैक्ट दिखेगा और उससे भी बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन इससे जो है ना एकदम उलट नतीजे क्यों आए हैं, उसके पीछे का आप कारण समझने की कोशिश करिएगा। कई बार क्या होता है कि हम जब हरियाणा, जैसे जहां पर इलेक्शंस हो, जैसे यूपी में हो रहे हैं या हरियाणा में हो रहे हैं, और दिल्ली से जितना न्यूज मीडिया है तमाम, वो दिल्ली से बैठ करके इन इलेक्शंस को देखता है, तो दिल्ली से बैठ करके आप वहां पर एक तो लोकल मुद्दे क्या चल रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आते। उसके बाद जब आप वहां पर जाते भी हो, तो हम जब टीवी खोलते हैं और जब मीडिया पर कवरेज होती है, तो वहां पर सपोज एक चौपाल बैठी हुई है, वहां पर सबके बारे में पूछा जा रहा है। उस चौपाल में जाहिर सी बात है कि जो डोमिनेंट कास्ट होगा, जो डोमिनेंट वहां का व्यक्ति होगा, उसके सामने जो नॉन डोमिनेंट लोग हैं वो बोलने में थोड़ा कतराएंगे। तो जैसे आप हरियाणा में जाओगे, जैसे आप यूपी में देखा होगा आपने कि यूपी में 3 कास्ट बहुत वोकल कास्ट हैं। मैं वोकल इसलिए कह रहा हूं कि वो मतलब अपने एरिया के प्रभुत्व लोग होते हैं। जैसे यादव हैं, उनका बहुत वर्चस्व है, ब्राह्मण कम्युनिटी का बहुत वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में, राजपूत कम्युनिटी का बहुत वर्चस्व है। और अगर आप इंडिया के इलेक्शंस को देखते हो, खासतौर से नॉर्थ के इलेक्शंस को देखते हो, नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर कास्ट का बहुत बड़ा गेम होता है और वो समझना बहुत मुश्किल है।
तो ये जो वोकल कास्ट होती है ये तो बोल देती है कि भाई हम इनको दे रहे हैं वोट, और ये इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, चाहे कांग्रेस ने ये नहीं किया। तो जो लोग नॉन डोमिनेंट लोग, जो नॉन डोमिनेंट कास्ट के लोग भी बैठे होते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन इनसाइड उनके जो चल रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनको कहते हैं साइलेंट वोटर्स। मतलब इस पॉलिटिकल टर्म में उनको साइलेंट वोटर्स कहा जाता है। और कहते हैं कि बीजेपी का जो स्ट्रांग पॉइंट है पूरे इंडिया में, अगर बीजेपी इतने अच्छे पोजीशन पर पहुंच पाई है, वो बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट ये साइलेंट वोटर्स हैं, जो सबकी बात में हाँ तो मिला देते हैं ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा जो भी है, लेकिन वो अपने मन में उनका एक कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो सोचते हैं, और वो मुद्दों को लेकर के वो जा करके अपना वोट देते हैं। वो वोट अपने हिसाब से ही देते हैं, चाहे कोई कितना भी उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। तो हरियाणा में ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हरियाणा में आप देखोगे ना, तो हरियाणा में जो बनिया कम्युनिटी है उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है, हालांकि काफ़ी अच्छा वोट शेयर है उनका। उसके बाद दलित्स का बहुत बड़ा वोट शेयर हरियाणा में, उनको हर चुनाव में आप देखोगे हरियाणा के अंदर उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, या उनकी बात ज़्यादा की नहीं जाती है। वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि कांग्रेस से गलती क्या हुई है। तो ये एक पॉइंट होता है जिसको हम कवर नहीं कर पाते, और इस वजह से ये सारे दुनिया भर के एग्जिट पोल जो हैं वो फेल होते हुए नजर आते हैं, और वही एग्जिट पोल्स अब हरियाणा में भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर 48 सीट चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, बीजेपी 48 सीटों पर आगे है, कंफर्टेबली ऑलमोस्ट हर सीट पर आगे है। कुछ एक सीट जो है वो टक्कर काटे की चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें जहां पर कांग्रेस आगे है वहां पर टक्कर चल रही है, बहुत मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है वहां पर। तो इस तरीके की क्लोज कॉन्टेस्ट की कई सारी सीट्स हैं। तो अभी भी ऐसा बिल्कुल भी आप मत समझिएगा कि किसी एक तरफ ये चुनाव पलट चुका है। लास्ट में जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो हो सकता है कुछ उलटफेर थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी हरियाणा में अब कंफर्टेबली सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो कुछ अदर्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास भी 3-4 सीटें अगर आ जाती हैं तो बीजेपी कंफर्टेबली वहां पर चुनाव लड़ा रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स अभी आगे हैं जो बीजेपी से डिफेक्ट किए हैं, जिनको टिकट्स नहीं मिले और फिर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने लगे, बट दे आर लाइक माइंडेड टू बीजेपी, तो वो आकर के मिल सकते हैं इसमें। और यहाँ पर आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि पूरी तरीके से अपने पोर्टफोलियोज डिसाइड हो गए थे, चीफ मिनिस्टर डिसाइड हो गया था, वो अपना चुनाव यहाँ पर हरियाणा का हारते हुए नजर आ रहे हैं। सेम ऐसी ही पिक्चर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जितना एक्सपेक्टेड था उतनी ही सीट मिली बीजेपी को, जो बल्कि उनको मुनाफा हुआ है, वोटिंग परसेंटेज में भी उनको मुनाफा हुआ है जम्मू कश्मीर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर में। तो हरियाणा में अगर आपको पूरे चुनाव को समझना है तो 2-4 चीज़ें हैं जो आपके लिए समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हरियाणा के अंदर में क्या होता है कि कुछ बेल्ट्स में हम पूरे हरियाणा को डिवाइड करते हैं। अब क्यों बीजेपी को फ़ायदा हुआ है और कांग्रेस को क्यों नुकसान हुआ है, उसके पीछे का कारण समझिएगा कि कांग्रेस ने क्या गलती की है। अब देखिए हरियाणा में सबसे पहले तो हम सदर्न हरियाणा को देख लेते हैं। ये जो सदर्न हरियाणा में आपको दिख रहा है, ये रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, पलवल, नूह, ये पूरा, या और फरीदाबाद, ये पूरा आप कह लो ये सदर्न हरियाणा है। और ये जो सदर्न हरियाणा है, ये सदर्न हरियाणा बीजेपी का हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े बीजेपी के नेता आते हैं। और यहाँ के इस समय बीजेपी के सबसे बड़े नेता अगर कोई हैं तो राव इंद्रजीत सिंह ने इस पूरे एरिया को इंटैक्ट रखा है। और ये इसको अहिरवार बेल्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यादव जो है वो बड़ी कम्युनिटी है यहाँ की, और यादव जो रहा है इस पूरे साउथ हरियाणा का, वो बीजेपी का एक मतलब लॉयल वोटर रहा है, हमेशा से उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, इसलिए यहाँ से बीजेपी की अच्छी सीट्स निकल करके आती हैं। तो इस चुनाव में बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि अगर अहिरवार बेल्ट में कांग्रेस ने डेंट डाल लिया तो फिर ये चुनाव कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, नूह जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर नूह से आफ्ताब अंसारी जो कि आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उन्होंने अपना चुनाव कंफर्टेबली यहाँ पर जीत लिया है। तो नूह क्योंकि एक मुस्लिम नॉमिनेटेड एरिया है और मुस्लिम्स जो हैं, और यहाँ पर दंगे वंगे का भी सीन रहा है पिछले टाइम में, तो नूह का जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में आना था, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो खासा नाराज़ दिखते हैं बीजेपी से। हरियाणा के मुस्लिम्स तो ज़्यादा ही नाराज़ दिखते हैं। तो इस वजह से नूह को अगर आप एक हटा दीजिए तो इस बार बहुत कंफर्टेबली मतलब बीजेपी ने इस बार भी जो सदर्न हरियाणा की जो सीट है उसको कंफर्टेबली अपने कब्जे में कर लिया है, ज़्यादातर सीट्स को। और राव इंद्रजीत सिंह ने अपना यहाँ पर जलवा दिखाते हुए इन सीट्स को इंटैक्ट रखने में वो सफल हुए हैं। तो कांग्रेस के पास जो एक ऑप्शन था इस अहिरवार बेल्ट पर डेंट डालने का, वो फेल हो गया।
पूरी तरीके से। तो ये सबसे पहली बात हो गई अहिरवार बेल्ट की। दूसरे बेल्ट पर हम आते हैं जिसको वहाँ पर बागरी बेल्ट कहते हैं। बागरी बेल्ट में कुछ एरिया आते हैं, जैसे यहाँ पर आपको सिरसा दिखाई दे रहा है, फतेहाबाद, हिसार, ये जो पूरा एरिया है इसको हम कहते हैं बागरी बेल्ट। और ये बागरी बेल्ट जो है, ये कहा गया कि कांग्रेस का अच्छा होल्ड यहाँ पर बागरी बेल्ट में होना चाहिए और यहाँ से अच्छी खासी सीट जो है वो कांग्रेस के लिए निकलनी चाहिए। लेकिन अगर आप बागरी बेल्ट का रिजल्ट देखोगे तो बागरी बेल्ट में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन नीचे के हिस्से में आते ही, जैसे ही आप इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में आओगे, जैसे नीचे की तरफ आप हिसार की तरफ बढ़ोगे, तो वहां पर बीजेपी ने फिर से कांग्रेस का जो स्ट्रांग वोट सीट शेयर, जो स्ट्रांग वोट शेयर परसेंटेज के मामले में जो एरिया थे, वहां पर बीजेपी ने अपना डेंट डालने में बिल्कुल सफल रही है बीजेपी। देखिए, जाट लैंड जो है, जाट पॉलिटिक्स जो है हरियाणा के अंदर में, एक्चुअल में कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस को वो ले डूबा, जो कि जाट कम्युनिटी के ऊपर था। कांग्रेस को ऐसा लगा कि अगर जाट्स को अपने साइड कर लिया है तो हरियाणा का चुनाव बहुत कंफर्टेबली निकाला जा सकता है। अब इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि किस तरीके से जाट कम्युनिटी के ऊपर कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया। वो रीज़न था कि कितने मतलब हुडा कैंप के कितने लोगों को टिकट दिया कांग्रेस ने। बताया गया कि इस पूरे चुनाव में 90 सीटों में से 70 जो टिकट्स बांटे गए कांग्रेस द्वारा, वो हुडा कैंप के लोगों को बांट दिए गए। अब यहाँ पर बड़े बड़े दो नेता थे, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बहुत बड़े नेता रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुमारी शैलजा का भी बहुत ज़बरदस्त नाम था। और कुमारी शैलजा अच्छा खासा अपना प्रभाव रखती हैं दलित कम्युनिटी पर यहाँ पर कुमारी शैलजा को पूरी तरीके से कांग्रेस ने निगलेक्ट किया। इवन कांग्रेस के मैनिफेस्टो प्रोग्राम में कुमारी शैलजा पहुंचती भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा के लगातार जितने उनके रैलिंग सपोर्ट में लोग थे, जिन्होंने उनके अराउंड रैली की है, उनको भर भर के टिकट बांटे गए। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है इस पूरे चुनाव में कांग्रेस को। अदरवाइज कांग्रेस के लिए बहुत सेफ इलेक्शन था। कहा जा रहा था कि मतलब सबसे सेफ इलेक्शन अगर कांग्रेस ने कहीं लड़ा है इस बार, पूरे असेंबली में कहीं लड़ सकता है तो वो हरियाणा में लड़ सकता है, बिकॉज वहाँ पर पिक्चर बहुत क्लियर हो गई थी। लोकसभा चुनाव में पिक्चर क्लियर कर दी गई थी, कांग्रेस को जबरदस्त सपोर्ट दिखा था। फिर यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कांग्रेस का, तो कांग्रेस वो जो ये साइलेंट वोटर है उनमें डेंट डालने में कांग्रेस पूरी तरीके से फेल रहा। तो जाट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हुए और नॉन जाट कम्युनिटीज़ जितनी थी, जैसे कि मैंने आपको बनिया की कम्युनिटी के बारे में बताया, दलित कम्युनिटी के बारे में बताया, पंजाबी कम्युनिटी के बारे में बताया, उनको पूरी तरीके से इन्होंने निगलेक्ट कर दिया और उसका खामियाजा इनको हर जगह पर भुगतना पड़ा। तो बागरी बेल्ट में भी वही स्थिति इनकी रही है कि जैसे आप हिसार के एरिया में बढ़ेंगे, वहाँ पर आपको बीजेपी जो है, जैसे यहाँ पर आपको बीजेपी जो है यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ जाएगी। एक जो हरा कलर का आपको दिख रहा है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, आई थिंक वो गन्नौर की सीट है। उसके अलावा तीसरी जो बेल्ट आती है, वो तीसरी बेल्ट को जीटी बेल्ट कहा जाता है। जीटी रोड मतलब कि हाईवे जिस तरफ से बढ़ रहा है, वो उसके अराउंड जितने ज़िले आते हैं उसको जीटी रोड बेल्ट कह दिया जाता है। और जीटी रोड बेल्ट में आपको पंचकुला, यहाँ पर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये पूरा जो एरिया है जीटी बेल्ट कहते हैं इस पूरे एरिया को। जीटी बेल्ट में भी बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था 2019 में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका कहना था बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा यहाँ पर और पूरी तरीके से बीजेपी फेल हो जाएगी। शुरुआत के जो आंकड़े आए वो तो ऐसा दिखा रहे थे कि बीजेपी फेल हो रही है। जैसे ऊपर के हिस्सों में आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है पंचकुला वाला, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, अब यहाँ से बीजेपी थोड़ा पिछड़ती हुई नजर आई। लेकिन बाद में आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, करनाल, पानीपत में सेफली बीजेपी, बहुत सेफ तरीके से बीजेपी जो है यहाँ पर चुनाव लड़ करके, आप यहाँ पर पूरा ऑरेंज देख रहे होगे, बीच में एक इंडिपेंडेंट है, वही बीजेपी के डिफेक्टेड कैंडिडेट, बाकी आपको ऑरेंज पूरा दिखाई दे रहा है कि जीटी बेल्ट रोड वाले एरिया में भी बीजेपी ने बहुत सेफली इस चुनाव को लड़ा है और वहाँ पर भी बहुत अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीत रहे हैं। तो इस एरिया को भी उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। और क्योंकि इस एरिया में इंटैक्ट रखा अपना वोट, अहिरवार बेल्ट में अपना वोट इंटैक्ट रखा, हिसार वाले एरिया मतलब कि बागरी बेल्ट जो है वहाँ पर भी वोट कुछ प्रकार बीजेपी का बढ़ा है, बल्कि कांग्रेस के वोट शेयर में उन्होंने डेंट डाला है। तो वो काम अच्छा बीजेपी ने किया जिसकी वजह से उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने वही गलती कर दी है। कुमारी शैलजा बिल्कुल साइलेंट हो गई, उनका बड़ा इंपैक्ट इस चुनाव में देखा जा रहा है। कुमारी शैलजा के अलावा और भी कई सारे बड़े नेता थे, उनका भी इंपैक्ट देखा जा रहा है। आप कुछ वीआईपी सीट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा जो इन फोकस सीट थी वो थी विनेश फोगाट की सीट। विनेश फोगाट रेसलर, और ओलंपिक्स में अनफॉर्चुनेटली वो उनको बाहर कर दिया गया था
कुछ 100 ग्राम वेट के लिए, तो उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स, पूरे इंडिया के सेंटिमेंट्स उनके साथ में थे। विनेश फोगाट बहुत कंफर्टेबली इस अपना चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू में वो कुछ चरणों में, क्योंकि वो चरण जो होते हैं वो अपना शुरू होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो ट्रेल कर रही थी, लेकिन बाद में अभी कंफर्टेबली वो अपना चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का सपोर्ट उनके साथ बिल्कुल पूरी तरीके था, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वोट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नेक टू नेक की फाइट है उस सीट के ऊपर, और बल्कि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है एक तरीके से, तो वहाँ पर नेक टू नेक की फाइट है। दूसरी सीट का मैं नाम लेना चाहूँगा, अंबाला कैंट की सीट। अंबाला कैंट की सीट से आते हैं बीजेपी के गद्दावर नेता अनिल विज। अनिल विज जो कि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं अपने बयानों को लेकर के, और अनिल विज ने खुद को सीएम घोषित भी कर दिया था कि मुझे जो है हरियाणा का सीएम बनाना चाहिए, इतना लंबे समय से मेरी राजनीति हो रही है। अनिल विज अपनी ही सीट हार रहे हैं, बुरा हाल है अनिल विज का अपनी ही सीट के ऊपर, और बड़ा मुश्किल है उनके लिए चुनाव, और अगर ये चुनाव वो हारते हैं तो उनकी इमेज पर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। एक्चुअल में अनिल विज के बारे में जितने स्पोर्ट्समैन्स, मनु भाकर की एक पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर वो अनिल विज से बहस करती हुई नजर आ रही हैं, उनकी मतलब एकदम तू मैं हो रही है। अनिल विज के बारे में बहुत लोगों ने बोला कि उनका बिहेवियर जो है वो खुद के पार्टी के नेताओं से भी अच्छा नहीं है, लोगों से भी अच्छा नहीं है, वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, और इसकी वजह से उनके खिलाफ काफ़ी लोग, और अनिल विज के खिलाफ जो कैंडिडेट जीत रहा है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो ये बात आप समझिएगा कि अनिल विज जो अंबाला कैंट से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो कैंडिडेट जीत रहा है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति जो है वो बनी हुई है अनिल विज की। तो अनिल विज अपना ही चुनाव यहाँ से अंबाला कैंट की सीट से हार रहे हैं, और बड़े बीजेपी के गद्दावर नेता हैं। बीजेपी के लिए फ़ायदा क्या हुआ है? नायब सिंह सैनी का जो चेहरा है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा बीजेपी को फ़ायदा दे करके जा रहा है। बिकॉज अगर ये चुनाव पिछले जो लीडर थे, मतलब सीएम थे, उनके फेस पर लड़ा जाता तो ये चुनाव उतना इजीली नहीं होता। अगर मनोहर लाल खट्टर के फेस पर ये चुनाव लड़ते तो ये चुनाव उनके लिए बहुत ही बुरा जाता, और इसी वजह से शायद बीजेपी ने फेस एकदम से चेंज कर दिया। मनोहर लाल खट्टर को हटाने का जो पूरा डिसीजन था बीजेपी का, वो इसी वजह से था, क्योंकि वो समझ चुके थे। और यही खासियत है इस पूरी पार्टी की, अगर ये पार्टी इतनी स्ट्रांग बनी है विथ टाइम, तो क्योंकि जो इनका साइलेंट वोटर है वो इनका काफ़ी लॉयल रहा है, और वो चुपचाप जा करके वोटिंग के दिन वोट करके चला आता है। अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही बड़े बड़े ऑफसेट्स देखने को आपको मिल रहे हैं, मतलब महबूबा मुफ्ती का सुपड़ा वहाँ पर साफ हो चुका है। तो आप देखिए कि जिस भी स्टेट में बायपोलर मुकाबले होंगे, वहाँ पर बीजेपी अगली पार्टियों को डेंट डालने में बहुत फ़ायदेमंद होगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहचान रही है कि रीजनल पार्टीज़ के सपोर्ट से कांग्रेस ने हमेशा अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी है। अब बीजेपी के आने से क्या है ना कि वो इन रीजनल पार्टीज़ को पूरी तरीके से निगल जाते हैं। ऐसा बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो इन रीजनल पार्टीज़ को निगल जाते हैं और उसका पूरा वोट परसेंटेज जो है वो अपने पास मंगा लेते हैं। इसकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी दोनों जगह जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए पीडीपी ने, यानी कि महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, और अभी इस इलेक्शन में महबूबा मुफ्ती का सुपड़ा ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। उनकी बेटी जो है, जो कि वो सीएम कैंडिडेट, एज अ सीएम कैंडिडेट उनको प्रोजेक्ट कर रही थी महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी का नाम इल्तिजा मुफ्ती है, वो अपना चुनाव हार रही हैं। उसके अलावा अगर आप आ जाइए हरियाणा में, तो आप देखिए जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला को, जेजेपी का सुपड़ा साफ है, 0 सीट, और दुष्यंत चौटाला अपनी ही सीट पर बुरी तरीके से हार रहे हैं। मतलब एक कुछ होता है थोड़ी सम्मानजनक हार, लेकिन वो बुरी तरीके से अपनी सीट हार रहे हैं। शायद तीसरे या चौथे नंबर पर थे जब लास्ट मैंने चेक किया था, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आ गए हो, लेकिन चौथे नंबर पे थे या तीसरे नंबर पे थे दुष्यंत चौटाला। ये स्थिति दुष्यंत चौटाला की हो गई है वहाँ पर। तो जेजेपी का पूरा जो वोट शेयर है जो गिरा है, उसका फ़ायदा किसको होगा? वो डिवाइड होगा, और उसका बड़ा फ़ायदा मेरे ख्याल से बीजेपी को जाता है। वो जेजेपी का पूरा वोट शेयर उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब दुष्यंत चौटाला की इतनी बुरी स्थिति हुई क्यों है इस चुनाव में, उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए होता क्या है ना कि चुनाव पिछला लड़ रहे थे दुष्यंत चौटाला, बहुत तेज़ी से राइज हुआ था उनका, और एकदम देवीलाल चौटाला के खुद को वारिस घोषित किया था उन्होंने हरियाणा में कि मतलब अगर उनकी सत्ता को कोई संभाल सकता है तो वो मैं संभाल सकता हूँ। बीजेपी के खिलाफ रैली किया था और नारा भी दे दिया था कि मतलब यमुना पार करा देंगे बीजेपी को, इस तरीके से। और होता क्या, पूरा इलेक्शन वो बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ते हैं, एक एंटी बीजेपी पार्टी, एक एंटी बीजेपी सरकार बनाने के लिए इलेक्शंस लड़ते हैं। और होता क्या है कि जब उनके पास ठीक ठाक सीट्स आती हैं तो वो बीजेपी के साथ समर्थन में सरकार बना लेते हैं। तो वो जो उनका लॉयल वोटर था, जिन्होंने उनको वोट किया था एक एंटी बीजेपी सरकार के लिए, आप उसी के साथ हाथ आपने मिला लिया, तो फिर आपकी पॉलिटिक्स क्या ही बचेगी। तो वही बात है, उनकी पॉलिटिक्स पूरी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट इस चुनाव में। वही हाल महबूबा मुफ्ती का हुआ जम्मू कश्मीर में
कि पीडीपी की जो पॉलिटिक्स थी वो हमेशा, मतलब आप देखो ना, कश्मीर वैली के अंदर जितनी भी पॉलिटिक्स रही वो एंटी बीजेपी रही है, कि भाई सेंटर के एंटी पॉलिटिक्स करनी है, तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की पहचान ही एंटी बीजेपी है। तो इनके पार्टी जब महबूबा मुफ्ती जा करके बीजेपी के साथ समर्थन में सरकार बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी पॉलिटिक्स को डेंट पड़ेगा, खत्म हो जाएगी। वही हाल यहाँ पर इस इलेक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। अगले जो वीडियो हम लेकर के आएंगे वो जम्मू कश्मीर के ऊपर ऐसी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा किस तरीके से बीजेपी ने मतलब एकदम बहुत बड़ा ऑफसेट करते हुए यहाँ पर हरियाणा में कंफर्टेबली सरकार बनाते हुए मोस्ट प्रोबेबली नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अभी कांटे की टक्कर है, जब तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ जाते कुछ कहना उचित नहीं होता है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के हालत देख करके अब सच में कहने से डर लगता है। लेकिन खैर बीजेपी यहाँ पर कंफर्टेबली अपना मतलब बना लेगी और बीजेपी का सीएम आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आ चुका होगा हरियाणा के रिजल्ट्स के बारे में। अब आते हैं अनअकैडमी की तरफ से जो बड़ी अनाउंसमेंट हमने की थी उसके ऊपर। तो ये जो हमारा कोर्स है यूपीएससी सीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है, जो कि सिर्फ 24,999 में आपको मिल रहा है, इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। इसके साथ में आपके लिए यहाँ पर 1-to-1 मेंटोरशिप मौजूद है, स्पेसिफिक डाउट सेशंस आपके लिए लगाए जाएंगे। ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम के अंदर में कवर कराया जाएगा सिर्फ 24,999 में। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं इस डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा हरियाणा के इलेक्शंस के बारे में, वोट शेयर शीट्स कहाँ कहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है वो सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।